Good evening class. So I hope you all will be fine, and in today's class we will discuss about the structure of the cell. तो हम सेल की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ओके तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट इन टुडेज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सेल स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस फर्स्ट थिंग, देन साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। राइट, तो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, एंड वी विल डिस्कस अबाउट सर्टन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। बात समझ में आई? राइट, अब सबसे पहले अगर मैं एक सेल की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट अ सेल, तो एक सेल के अंदर, ठीक, अगर मैं जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर की बात करूं एक सेल की, ठीक, तो इस सेल के अंदर लेट्स से दिस इज अ सेल, और इस सेल के अंदर सेंटर में एक जर्नी इन द सेंटर एक पार्ट पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। फाइन, सो सेल के बेसिकली सेंटर में एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ एनिमल सेल, लेकिन प्लांट के केस में आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग सेल वॉल कह दिया जाता है। ठीक, क्लियर। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, देन साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ है, सेकेंड थिंग विल बी द cytoplasm, and finally we will discuss about the various cell organelles which are present in the cytoplasm. बात क्लियर हुई? तो हम लोगों ने तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। we will discuss about the three things mainly. One is the central part called as the nucleus, then the cytoplasm, and finally the cell organelles which are present in the cytoplasm. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को कहते हैं डायरेक्टर और कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर सभी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस है, चाहे वो लिपिड्स की सिंथेसिस है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। राइट, ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस है तो ये किसमें, कौन से सेल्स में प्रेजेंट होगा? ओनली एंड ओनली इन द यूक्रोटिक सेल। ठीक, प्रोक्रोटिक सेल्स में ये न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, मतलब डीएनए होता है, डीएनए कंट्रोल करता है हर एक एक्टिविटी को सेल के अंदर, लेकिन द डीएनए इज नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, सो हम कह देते हैं कि न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोक्रोटिक सेल्स। बात समझ में आई यहाँ तक? नेक्स्ट, इसके बाद न्यूक्लियस की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो पार्ट आएगा क्या आएगा, वो इसकी मेम्ब्रेन। राइट, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या है? ठीक, यहां पर हम देख सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। राइट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो that separates the cytoplasm from the nucleoplasm। बात समझ में आई? बड़ी सिंपल है। ठीक, मतलब इसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है ना, वो सेपरेट मेंटेन रहेंगी। ठीक, क्लियर। एंड जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी, जहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, वो सेपरेटली मेंटेन रहेंगे। बात समझ में आई? ठीक, इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर पोर्स। देखो, इस न्यूक्लियर इन्वेलप में ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, कुछ पोर्स दिखाई दे सकते हैं और इन पोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात को यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए कैसे। मान के चलो, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक, किसी भी XYZ सब्सटेंस की ज़रूरत है।
ठीक है, क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर किसी भी XYZ सब्सटेंस की ज़रूरत है तो वो कहाँ से ट्रेवल करेगा, कहाँ से एंटर करेगा, थ्रू द न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस से कोई चीज़ बाहर आनी है, लेट्स से RNA बाहर आता है, RNA is a molecule which help in the protein synthesis that comes out through the nuclear pores only, ठीक। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है किसमें, सॉरी न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में। इज इट फाइन एवरीवन, यहाँ तक कोई डाउट? यस। नेक्स्ट क्रोमेटिन, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्रोमेटिन, ठीक। क्रोमेटिन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियर पोर्स होगी, एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब तीसरी बात है हमारे पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिन, ठीक। अब क्रोमेटिन क्या चीज़ है, नथिंग बट द DNA प्लस प्रोटीन, मतलब DNA जो है वो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के ऊपर रैप हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिन, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में DNA जो है वो स्पेशल प्रोटीन्स के ऊपर रैप होता है, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमेटिन। बात समझ में आई? अब जब हम लोगों ने लेट्स से न्यूक्लियस को स्टेन किया, व्हेन वी आर स्टेनिंग द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को स्टेन करने के बाद क्या होगा कि क्रोमेटिन का कुछ पार्ट जो है वो डार्कली स्टेन्ड हो जाएगा, ओके, कुछ पार्ट जो है वो डार्कली स्टेन्ड हो जाएगा, राइट। अब जो डार्कली स्टेन्ड पार्ट होगा किसका, क्रोमेटिन का, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लाइटली स्टेन्ड पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज द यूक्रोमेटिन, दैट इज कॉल्ड एज द यूक्रोमेटिन। लाइटली स्टेन्ड यूक्रोमेटिन, डार्कली स्टेन्ड हेट्रोक्रोमेटिन। बस ये सिर्फ ये चीज़ इंडिकेट करता है कि क्रोमेटिन का बहुत सारा पार्ट जो है वो इनएक्टिव है, ठीक, मतलब उसमें ऐसा DNA है विच विल नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ RNA और वी कैन से विच डू नॉट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो इनएक्टिव DNA जो है दैट इज कॉल्ड एज द हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर वो DNA आता है जो क्या है, इनएक्टिव है, क्लियर। एंड यूक्रोमेटिन के अंदर वो वाला DNA होगा जो एक्टिव है, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, विच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ RNA एंड RNA टू प्रोटीन। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, सेल के अंदर DNA मॉलिक्यूल से RNA मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है और RNA से प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं किसमें, एक सेल के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो है कि जो आपका यूक्रोमेटिन है उससे RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो फंक्शनल पार्ट हो गया क्रोमेटिन का दैट इज एक्चुअली लाइज इन द यूक्रोमेटिन, राइट, ग्रेट। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये DNA पड़ा है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है, DNA। अब हम छोटी क्लासेस से थोड़ा बहुत समझते आए हैं कि जो DNA है इसका, ठीक, जो इसका जो DNA इसकी कॉपी होनी बहुत ज़रूरी है फॉर द सेल डिवीज़न, ओके। अब कॉपी होने के लिए जो भी सब्सटेंसेस चाहिए वो कहाँ पर अवेलेबल होंगे, दैट इज़ इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में सारे का सारा रॉ मटेरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, प्लस अदर सब्सटेंसेस विच आर नेसेसरी फॉर, विच आर एसेंशियल फॉर किसके लिए, फॉर DNA की कॉपी के लिए, DNA टू RNA बनने के लिए। बात समझ में आई? तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड फाइनली मेरे पास बचा है कौन सा पार्ट, फाइनली द पार्ट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस किस में हेल्प करेगा, देखो ये जो स्फेरिकल बॉडी है दिस न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ rRNA में। एक स्पेशल टाइप का RNA बनाता है जिसको बोल दिया जाता है rRNA, जिसकी फुल फॉर्म है राइबोसोमल RNA। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सेल के अंदर एक राइबोसोम्स होते हैं, जिसको 8th क्लास में पढ़ा था कि हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, जो प्रोटीन बनाएंगे। अब राइबोसोम्स को बनाने के लिए, राइबोसोम्स में असल में एक स्पेशल टाइप का RNA होता है जिसको बोलते हैं rRNA, दैट इज कॉल्ड एज द राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA की फॉर्मेशन में कौन सा सेल का पार्ट जरूरी, कौन सा न्यूक्लियस का पार्ट जरूरी है जी, न्यूक्लियोलस। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, क्लियर,
यहाँ पर पूछा गया था कि अगर सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोलस है नहीं है, तो वो सेल की डेथ हो जाएगी, सेल जो है वो डाई हो जाएगा। रीज़न क्या है कि अगर न्यूक्लियोलस नहीं होगा तो आरआरएनए नहीं बनेगा, आरआरएनए नहीं बनेगा तो राइबोसोम्स नहीं बनेंगे, राइबोसोम्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेंगे। और दुनिया में ऐसा कोई सेल नहीं है जो प्रोटीन के बिना जिंदा रह सके। ठीक, अगर कोई चीज़ लिविंग है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, जितना भी सिंपलेस्ट सेल है उसमें राइबोसोम्स होंगे ही होंगे फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोटीन्स ही ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ही डाइवर्स हैं और वो हेल्प करते हैं किसमें, टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज़ इन द सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। होप इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करने के बाद, इरेज करने के बाद एक और चीज़ कवर करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर कोशिश करना। ठीक, अब जब सेल ने डिवाइड होना है, जब सेल ने क्या होना है, डिवाइड होना है, तो इसका जो क्रोमेटिन है, इसका जो क्रोमेटिन है, डिवाइड होने से, सेल की डिवाइड होने से पहले इसकी रेप्लिकेशन होती है। मतलब इसके अंदर जो डीएनए है उसकी क्या होती है, रेप्लिकेशन, मतलब इसकी होती है जी कॉपी। ठीक है जी, इसकी होती है कॉपी। क्लियर। मैं कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पर हमारे पास है ये इसका क्रोमेटिन, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियोलस आ गया। ठीक है जी। अब क्रोमेटिन की जो है वो कॉपी होगी, तो कॉपी करने के लिए मैं इस रेड मार्कर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इस तरीके से इसकी हो गई जी कॉपी, राइट। ओके। अब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाएगा, जो क्रोमेटिन है वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद वो बनाएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो बनाएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द क्रोमोसोम्स। क्या बनाएगा बच्चों, दैट विल मेक द क्रोमोसोम्स। होप इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मतलब ये क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होने के बाद क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो मार्कर्स यूज़ करूँगा, इसका रीज़न है इसका एक रीज़न है, मतलब ये जो आपको क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। दिस इज़ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो कि क्रोमेटिन के कंडेंस होने के बाद बना है। ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेट्स से अगर ये पुराना डीएनए हुआ, इस क्रोमोसोम के अंदर ये पुराना डीएनए हुआ सारे का सारा, और इसके बाद रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि इसी के जैसा कार्बन कॉपी क्या बन जाएगी, ये नया डीएनए जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया जी आपके पास रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। होप इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। मतलब ये क्रोमेटिन है, ये कंडेंस हुआ, एंड कंडेंस होने के बाद ये क्या बन गया, दिस बिकम्स द क्रोमोसोम। ओके। अब क्रोमोसोम वेरी करते हैं सेल के अंदर, क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है सेल के अंदर। ठीक, मान के चलो अगर ये न्यूक्लियस एक ह्यूमन सेल का हुआ, अगर ये न्यूक्लियस जो है वो किसका हुआ, एक ह्यूमन सेल का, तो ऐसे ही कितने बनेंगे, ऐसे ही हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम, वी विल गेट द 46 क्रोमोसोम्स। बात क्लियर हुई, बड़ी सिंपल चीज़ है। ठीक, अब क्रोमेटिन कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद क्या बने, क्रोमोसोम्स बने। अब क्रोमोसोम में ये वाला जो सेंट्रल पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, एक पॉइंट है जहां पर ये जो क्रोमेटिड है, ये जो क्रोमेटिड है वो अटैच है, मतलब पॉइंट वेयर chromatids are attached. I hope
दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक। और ये जो इसकी ब्रांचेस हैं मैंने आपको बता ही दिया, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। अब ये वाला क्रोमेटिड एंड ये वाला क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है, बिल्कुल रेप्लिका है, इसीलिए इनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द सिस्टर क्रोमेटिड, इसीलिए हम इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक। अब इस क्रोमेटिड का ये जो टिप वाला पार्ट है इसको बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं इसको? टीलोमियर, ठीक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस इज नथिंग बट द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ये एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है ये हमेशा सेल डिवीजन के टाइम ही हमें दिखाई देते हैं। ये जो क्रोमोसोम है वो हमेशा हमें सेल डिवीजन के टाइम ही दिखाई देंगे। क्लियर? तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होगी जी किसकी स्ट्रक्चर होगी? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हो गई। बात क्लियर हुई? बड़ी सिंपल है, ठीक। अब यहां से एक चीज मैं और एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, ठीक। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स कैसे बना, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ एंड वी गेट द क्रोमोसोम, ठीक। अब क्रोमोसोम का नंबर वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम नंबर है। 46 क्या है? क्रोमोसोम का नंबर, जिसमें से मैं कह सकता हूं कि 23 पेयर है। 46 क्रोमोसोम मीन्स 23 पेयर। और हर एक पेयर में लेट से ये पेयर 1 है, लेट से ये पेयर हमारे पास है 1, तो इस पेयर 1 में 1 क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया होगा, मतलब पैटर्नल होगा। और उसमें उसी पेयर में जो सेकंड क्रोमोसोम होगा, उसी पेयर में जो सेकंड क्रोमोसोम होगा वो कहाँ से आया होगा? दैट विल बी फ्रॉम मदर, सो दैट विल बी द मैटरनल क्रोमोसोम, दैट विल बी द मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है जी। क्लियर? तो हमेशा क्रोमोसोम यहाँ पर है, लेट से ये वाला क्रोमोसोम है एक हमारे पास, ओके। और इसी के जैसा बिल्कुल सेंट्रोमियर की पोजीशन भी सेम रहेगी, इसकी लेंथ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है? पैटर्नल होता है और एक होता है मैटरनल। इस तरीके से हमारे अंदर होते हैं ये 23 पेयर। सो दिस इज अबाउट द क्रोमोसोम, दिस इज अबाउट द क्रोमोसोम, ठीक। और जल्दी जल्दी में एक चीज़ कवर कर लेते हैं कि अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन हुई सेंटर में, ठीक है, सेंट्रोमियर की पोजीशन हुई सेंटर में, तो इस क्रोमोसोम को बोलेंगे हम मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब हाफ, मेटासेंट्रिक, ओके। और अगर जो आपका सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर हुई तो उसको बोलेंगे हम लोग सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक, ओके। और अगर बहुत ही ऊपर हुई, नियर द टीलोमियर हुई, मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला पोर्शन जो है वो टीलोमियर होता है, तो उसको बोल दिया जाता है एक्रोसेंट्रिक। कौन सा? एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल टिप पर हुई और उसको बोलेंगे हम लोग टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने एक तो न्यूक्लियस के बारे में सीखा जी, इस शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में सीखा और हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में सीखा। क्रोमोसोम इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक। देखो ये क्रोमेटिन कंडेंस होने के बाद बनाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में कुछ पार्ट्स होते हैं, सेंटर वाला जिस मतलब पार्ट से ये जुड़े रहते हैं, क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर, ठीक। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस्ड पर क्रोमोसोम में बी द मेटासेंट्रिक, में बी द सब मेटासेंट्रिक, में बी द एक्रोसेंट्रिक और में बी द टीलोसेंट्रिक, ठीक। अब ये क्रोमेटिड जो है वो कार्बन कॉपी होते हैं एक दूसरे की, इसीलिए इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक। सो होप द थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट वीडियो, राइट।